हेलो हाय गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी मैराथन जो चल रही है उनका पूरा फायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि कंटेंट की मैराथन है, प्रॉपर रिवीजन हो रहा है और जरूरी भी था कि आप एक बार कंटेंट को खुद से कंप्लीट कर लें ताकि आप समझ जाएं कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है जो टीचर ने आपको याद कराया। और वही अगर मैंने अपनी क्लास को देखूं तो मैंने 10 घंटे क्लास ली, मेरे 3 टॉपिक फिर भी छूट गए थे, लेकिन वो इतने बड़े टॉपिक नहीं थे, मैं उनको 10-10 15-15 मिनट में करा सकती थी। वो तो माइक उस दिन हमारा साथ देने से रह गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप तल्लीनता के साथ अपने रिवीजन करने पे आएंगे तो यकीन मानिए मेरे भाई, यकीन मानिए मेरी बहन, आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे, आप कर लेंगे। हे मनुष्य की संतानों, कौन सा काम ऐसा रहा है जो तुम्हारे लिए कठिन रहा हो? तो वही वाली बात है। तो आज हम करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन बेहतरीन से, जो कि रिपीटेडली आते हैं एग्जाम में, जिनको आपको करना ही करना होगा। हाल फिलहाल आप में से कोई भी बच्चा यहाँ पर नया हो तो उसे बता दूं कि आपकी कंटेंट स्पेशल क्लासेस जो हैं वो 10 जून से शुरू हुई हैं। अभी तक ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स लेवल 1 और आज साइंस खत्म हो चुकी है। आपको बता दूं ये जितनी भी खत्म हुई है सब 10-10 घंटे से ऊपर की क्लासेस रही हैं, 10-10 घंटे की क्लासेस रही हैं। टीचर ने पूरा प्रॉपर रिवीजन करा दिया है अपने टॉपिक का, तो इस वजह से मैं आपकी क्लास को करवा नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, अब जो रहेंगी, क्योंकि वो क्या रहेंगी, अपने अपने पोर्शन की रहेंगी। एसएसटी में हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा तो वो इतना ज्यादा नहीं जाएगा, पॉलिटी इतना ज्यादा नहीं जाएगा, ज्योग्राफी आपका स्पेशल टॉपिक्स। इस दिन मैं और शीतल मैम हम स्पेशल टॉपिक्स में उन एरियाज को लेकर आएंगे, जैसे पेडागोजी के कुछ कॉमन टॉपिक्स रहते हैं जो आ जाते हैं, उनको कराएंगे। फिर मैथ्स लेवल 2 रहेगा, फिर 21 जून को संस्कृत रहेगी, इस तरीके से। बाकी आपका जो डेली का प्रैक्टिस सेट चलता था वो तो अब हट ही चुका है। पीडीएफ वही मिलती है एक ही जगह, टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर पर जाएं और फिर उसके अंदर टीचिंग एग्जाम फोल्डर में, यूपी टेट फोल्डर में। चलिए, खिलौनों की आयु, टॉय एज, किस स्टेज को कहा जाता है? जब आप और हम चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक करते हैं तो उसमें टॉय एज का नाम आता ही आता है। तो खिलौनों की अवस्था, टॉय एज, हम किसको कहते हैं? इन्फेंसी। इन्फेंसी 0 से लेकर 2 साल की उम्र होती है। अर्ली चाइल्डहुड 3 से लेकर 6 साल की उम्र मानी जाती है। लेटर चाइल्डहुड 6 से लेकर 12 वर्ष की उम्र मानी जाती है। अडोलसेंस 12 से लेकर कहीं कहीं 18 देखोगे, कहीं कहीं 19 तक आप देखोगे। तो आप मुझे बताइए कि बिल्कुल टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है। इसी समय पे बच्चा प्ले स्कूल एज यानी प्ले स्कूल में जाता है और प्ले स्कूल में बच्चे को खिलौनों के माध्यम से सिखाया जाता है। टॉय एज का मतलब बच्चा कहाँ जा रहा है? प्ले स्कूल में जा रहा है, प्री स्कूल में जा रहा है। और वहां पर आप देखोगे कि बच्चे को खिलौनों के माध्यम से सिखाया जा रहा है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसको आप कहोगे क्या, लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड को आप टोली गैंग, किसकी? टोली की अवस्था, गैंग या गेम एज भी कहते हो। गेम एज, यहाँ पर बच्चा टॉयज नहीं, यहाँ पर बच्चा गेम खेलता है अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर क्या करता है? बच्चा गेम खेलता है अपने दोस्तों के साथ। और इसे ही अगली डकलिंग एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगली डकलिंग एज कहा जाता है। अगली डकलिंग एज हम इसको कहते हैं क्योंकि दांत टूट जाते हैं, बड़ा भद्दा लगता है ये बच्चा। आगे बढ़ेंगे गुड्डा, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? यानी चाइल्डहुड इज द यूनिक टाइम पीरियड। चाइल्डहुड इज द यूनिक टाइम पीरियड। बेटा 6 बजे इसलिए कर लिया है कि कितना भी एक टीचर अपना टाइम, अगर वो पूरे सुबह के 9 बजे से क्लास लेता है टीचर, है ना, क्योंकि अब क्या रहेगा, टॉपिक स्पेसिफिक रहेगा। अरे ये कैसे हुआ, 2 मिनट रुकना। तो अगर कोई टीचर कितना भी, ब्लर हो गया नहीं, मैं पास आ गई तो कैमरा आउट ऑफ फोकस हो गया बिल्कुल। चलिए, है ना, तो क्या रहता है, कोई टीचर कितना भी अपने टॉपिक, ये क्या बदतमीजी कर, ए फोन मतलब फोन नहीं, ए कैमरा, मान जाओ बहुत मारेंगे तुमको।
अरे 2 मिनट रुकना बेटा, ये क्या बदतमीजी कर गया। अभी तमीज में रहेगा, नहीं रहेगा तो बहुत मार लगाएंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल। कौन रहा? कोल एंड ब्रूस रहा। कौन रहा? कोल एंड ब्रूस रहा। तो कोयले से कोई बच्चा ब्रश करे अपने दांतों की सफाई के लिए तो बड़ा क्या लगता है? बड़ा अनोखा लगता है। बड़ा क्या लगता है? अनोखा लगता है। बड़ा कैसा लगता है? अनोखा लगता है। क्या रीजन है इसको? ये एक साथ आउट ऑफ जूम क्यों हो जा रहा है ना? एक साथ आउट ऑफ जूम हो जाता है, फिर जूम में आ जाता है। आ जाए। संवेगात्मक क्रांति, इमोशनल रिवोल्यूशन का संबंध किस अवस्था से है? तो 6 बजे हमारी क्लास रहेगी तो हम लोग कर पाया करेंगे, है ना, ताकि किसी भी टीचर का नुकसान ना हो। कोई टीचर ये ना कहे कि भाई देखो हमारी क्लास नहीं लेने दी, है ना, अपना ही सब्जेक्ट, हर टीचर को अपना सब्जेक्ट प्यारा होता है। तो केवल मैं ही, मेरे साथ साथ आप भी अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर अप कर रहे हैं और मैं भी अपना करा रही हूँ साथ के साथ रिवीजन। तो संवेगात्मक क्रांति यानी इवोल्यूशन, मतलब क्या कहना चाहिए मुझे, इमोशनल रिवोल्यूशन का आपसे पूछ रहे हैं मुख्य संबंध किससे है। तो इमोशनल रिवोल्यूशन का संबंध किससे लगा रहेगा, इसका जवाब आपको देनी है बेटा जी। तो बताएंगे किससे है इमोशनल रेवोल्यूशन का संबंध। बहुत बढ़िया। देखो संवेगात्मक क्रांति यानी बहुत ही खतरनाक तरीके से इमोशंस जो हैं, अब बच्चे के जो इमोशन है उसमें एक स्थिरता आ गई है लेकिन तीव्रता आ गई है। इमोशंस में क्या आ गई है? आप कहोगे स्थिरता आ गई है लेकिन तीव्रता, स्थिरता और साथ ही साथ क्या आ गई है? तीव्रता आ गई है। स्थिरता लेकिन तीव्रता आ गई है। तो ये कब की बात है बेटा जी? हम कहेंगे एडॉलेसेंस की बात होती है। आगे बढ़े। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सोच समझ कर बताना। भाषा विकास की बात, स्किनर भाषा विकास की बात करते हैं लेकिन स्किनर कहते हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है कि बच्चा जब अपने से बड़ों का अनुकरण करता है, यानी अपने से बड़ों की क्या करता है? नकल करता है, और पुनर्बलन से जब हम उसे शाबाशी देते हैं। तो ये बात कौन कहते हैं? स्किनर। बाकी भाषा का विकास का सिद्धांत अगर किसी ने प्रॉपर सिद्धांत दिया है वो कौन है? बिल्कुल सही बात, नॉम चॉम्स्की है। कौन? नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता LAD यानी लैंग्वेज का एक्विजिशन डिवाइस होती है। लैंग्वेज को ग्रहण करने की एक एक्विजिशन डिवाइस होती है, भाषा के अधिग्रहण की एक यंत्र होता है। दूसरा UG यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत होता है। यूनिवर्सल ग्रामर यानी हर भाषा की व्याकरण होती है और वो व्याकरण क्या होती है? सेम होती है, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। और GG जनरेटिव ग्रामर, कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उससे पहले ही अपनी बोली जाने वाली भाषा की व्याकरण को जानता है, सीख चुका था। जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार, क्लास के बाद इसको परमानेंटली देखूंगी बेटा क्या दिक्कत हुई है। जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? बिल्कुल लगभग कितना होता है? बिल्कुल सही, नहीं 250 ग्राम, कौन बोल रहा है? नहीं 350 ग्राम होता है, जो कि उसका जो सिर होता है ना, उसके सिर की लंबाई की अगर बात पूछी जाए तब बेटा जी वो 1/4 बोलते हैं। लंबाई पूरे शरीर का 1/4 या सिर की लंबाई जो है वो 25% होती है। भार होता है 350 ग्राम। आगे बढ़ो। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जब इमोशन के चलते तुम गुस्से में आए, तुम उत्तेजित हो गए, तो मम्मी वुड लकड़ी ले आती है और उत्तेजना में तुम्हें लकड़ी से सुतिया देती है। तो वुडवर्थ ने, कैसे याद रखेंगे? वुड यानी जब हम संवेगों में उत्तेजित हो जाते हैं तो हम लकड़ी लाते हैं, मम्मी लाती है और हमें पीट के चली जाती है। वैलेंटाइन ने कहा कि शैशवावस्था, वैलेंटाइन ने क्या कहा है? कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या कहा है? कि शैशवावस्था सीखने का कैसा काल है? तो बोले भैया शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो हमने याद किया वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि भैया वैलेंटाइन आदर्श, छोटा बच्चा शिशु जो होता है
वो आदर्श वैलेंटाइन होता है। इसके अलावा एक और बात कही है उन्होंने, वो क्या कही है, अर्जित और जन्मजात के बारे में क्या कहा है कि व्यक्तित्व अर्जित और जन्मजात क्षमताओं का योग होता है। ठीक सर, आगे बढ़े। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आए हैं, आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। इससे आप ये समझ पाते हैं कि ये जो एग्जाम है ये हमसे जो क्वेश्चंस पुट अप करता है वो किस तरीके के क्वेश्चंस करता है। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक एलेक्स एफ ऑसबॉर्न है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का संबंध किसके साथ है? तो आप कहेंगे संबंध है समस्या के समाधान से। संबंध किससे है गुड्डा? आप कहेंगे संबंध है समस्या समाधान से। यानी बच्चा, उसको जब हम प्रॉब्लम्स देते हैं तो वो बहुत सारा उसके बारे में सोचता है, दिमाग में आइडियाज के बम्बार्टमेंट लाता है और इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है। आर्मस्ट्रॉन्ग की विधि के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में बात की। अगर आपको, जिसको हिंदी में खोज विधि भी कहते हैं, तो अगर आपको कुछ खोजना है तो आपकी आर्म स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि की बात करते हैं, जिसको परियोजना या आप प्रयोजन विधि भी कह देते हैं, प्रोजेक्ट विधि की बात करते हैं। जॉन डेवी का संबंध मैंने आपको बताया था, आप 3 चीजों के साथ जोड़ते हैं। एक, आप इसको बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा के जनक। जॉन डेवी को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा जी? तो आप कहोगे जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा के जनक माना जाता है। जॉन डेवी समस्या समाधान विधि से भी जुड़े हैं, याद रखिएगा, समस्या समाधान, हालांकि सुकरात भी जुड़े हैं, समस्या समाधान विधि से भी आप इनको जोड़ते हो जॉन डेवी को। इनको आप क्या बोलते हो? शिक्षण परियोजना या प्रयोगात्मक शिक्षण से जोड़ते हो। ये कहते हैं पढ़ाना कैसे चाहिए? एक्सपेरिमेंटल वे में। सक्रिय विधि, सक्रिय अधिगम विधि से आप इनको जोड़ते हो, सक्रिय अधिगम विधि से आप इनको जोड़ते हो, ठीक है ना। ये सब विधि से आप इनको जोड़ते हो। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो भैया वंशानुक्रम कि भैया झा साहब जो हैं वो अपनी सारे पूरे जीवन में, मतलब पूरे महीने भर में जितना भी पैसा खर्च हुआ होता है उसका पूरा बजट बनाते हैं। तो बीएन झा, वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं का पूर्ण योग है। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था किसे मानते हो? तो प्राथमिक संस्था हम मानते हैं परिवार को, यानी ये हमें सिखाता है सबसे पहले कि समाज के साथ हमें कैसे रहना। बाकी सरकार, मीडिया, स्कूल, संगी साथी, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? हालांकि हुआ नहीं, फिर भी मैंने कर दिया, गड़बड़ी ना हो। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। मतलब अगर तुम मेरे गाल पे मारोगे तो मैं तुम्हें गाल पे पप्पी थोड़ी ना देने आऊंगी गुड्डा, गिलफॉर्ड, तुम मेरा गाल फोड़ोगे तो मैं भी तो तुम्हारा गाल फोड़ ही दूंगी। व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए वुडवर्थ ने लर्निंग के बारे में क्या कहा है? वुडवर्थ ने भी लर्निंग के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है? वुडवर्थ ने भी लर्निंग के बारे में कुछ कहा है। वो तो कार्य करने की क्षमता एक अलग बात है, वो बुद्धि के लिए कहा है। लर्निंग के बारे में क्या कहा है? लर्निंग के बारे में क्या कहा है? कुछ सीखना ही क्या है? अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि अधिगम या आदतें या सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान। अधिगम क्या है बेटा जी? आदतों, ज्ञान व व्यवहार। आदतों, ज्ञान और व्यवहार में मतलब आदतों, ज्ञान या विशेषताओं का अर्जन है। बेसिकली आदतों, ज्ञान व विशेषताओं का अर्जन, या कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। आदतों, ज्ञान और विशेषताओं का अर्जन, ठीक है ना। तो कौवे क्या करते हैं? नई नई आदतें अर्जन करते रहते हैं। आगे बढ़े। करके सीखना किस शिक्षण विधि का मूल आधार है? देखिए, करके सीखने में बच्चा स्वयं से अनुभव प्राप्त करता है। बच्चा क्या करता है? स्वयं से अनुभव प्राप्त करता है। और ये अनुभव क्या रहेगा? ये अनुभव लॉन्ग लास्टिंग रहेगा।
ये अनुभव कैसा रहेगा गुड्डा? तो आप कहेंगे कि ये अनुभव लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो किस शिक्षण विधि का मूल आधार करके सीखना है? तो आप कहेंगे प्रोजेक्ट विधि का, क्योंकि लेक्चर विधि में गुरुजी केवल लेक्चर देके चले जाते हैं, उसमें बच्चा कुछ नहीं कर पाता। आपकी टेक्स्ट बुक विधि में आप टेक्स्ट बुक को ही एकमात्र सोर्स मानते हो, किताबों में जो लिखा उतना पढ़ाते हो। श्रवण विधि में बच्चा सिर्फ निष्क्रिय होकर, इनएक्टिव होकर सुनता है। थॉर्नडाइक ने लर्निंग के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने लर्निंग के 3 मुख्य नियम दिए हैं, और आपके ये तीनों मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो पहले को आप कहते हो किसका सिद्धांत? तत्परता का सिद्धांत आप बोलते हो। दूसरे को आप बोलते हो अभ्यास का सिद्धांत। इस अभ्यास के सिद्धांत के अंदर 2 सिद्धांत हैं, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, यानी जितना आप सीखे हुए को क्या करोगे? यूज करोगे, आपको उतना ही इजीली वो याद रहेगा। जितना आप उसे यूज नहीं करोगे, आपके डिसयूज करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है। और तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं संतोष परिणाम या प्रभाव का नियम। संतोष परिणाम या किसका नियम? तो आप कहोगे प्रभाव का नियम। संतोष परिणाम या आप क्या कहोगे? प्रभाव का नियम कहोगे। इसका मतलब क्या कि हम जब सीखते हैं तो या तो सीखे हुए का हमारे ऊपर पॉजिटिव परिणाम मिलता है, संतोष मिलता है, प्रभाव मिलता है ना। तो संतोष या असंतोष का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम, इसे हम बोलते हैं। इसी नियम पर याद रखिएगा, इसी नियम पर स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत डिपेंड करता है। इसी नियम पर क्या डिपेंड करता है? इसी नियम पर स्किनर का क्रिया प्रसूत, इसी नियम पर स्किनर का कौन सा सिद्धांत डिपेंड करता है? तो आप कहोगे क्रिया प्रसूत, यानी जिसमें स्किनर कहते हैं कि भैया व्यवहार 2 तरीके का होता है। क्या कहते हैं स्किनर? कि व्यवहार 2 तरीके का होता है। स्किनर का क्या कहना था गुड्डा? तो लगे हाथों स्किनर पर बात कर लेते हैं। स्किनर कहते हैं कि व्यवहार 2 तरीके का होता है। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं कि व्यवहार 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। व्यवहार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक, जब हम उद्दीपक देखते हैं तो अनुक्रिया होगी, तो उसको उन्होंने नाम दिया उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहार, यानी जब हम उद्दीपक देखेंगे तो हम अनुक्रिया करेंगे। तो उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहार को आप प्रतिवादी व्यवहार कह देते हैं या रेस्पोंडेंट व्यवहार कहते हैं, यानी आपने रेस्पॉन्स किया किसी उद्दीपक पर। रेस्पोंडेंट बिहेवियर जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो? रेस्पोंडेंट बिहेवियर जिसे आप कहते हो। दूसरा नाम दिया उन्होंने क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत यानी जिसमें क्रिया इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उद्दीपक क्या है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि परिणाम क्या मिलेगा, यानी क्रिया के बाद परिणाम मिलता है। क्रिया के बाद परिणाम मिलता है, उद्दीपक के होने से क्रिया नहीं, क्रिया को परिणाम निश्चित करता है। क्रिया हो गई, परिणाम अगर पॉजिटिव निकला तो दूसरी बार क्रिया होगी, यानी परिणाम दूसरी बार की क्रिया के लिए उद्दीपक की तरह काम करेगा कि यार ये मिलता है तो काम होगा। ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी। समझ गए ना कि भैया परिणाम के चलते क्रिया होती है। आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग कौन सा अधिगम का सेकेंडरी लॉज है? तो देखिए, इन्होंने लर्निंग में 5 सेकेंडरी लॉज बताए। किसने? तो थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए। इसमें से प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों सीखने के कैसे नियम है गुड्डा? आप कहोगे प्राथमिक नियम है, प्राइमरी लॉ है। दुनिया का हर प्राणी इन्हीं से सीखता है। लेकिन बहु अनुक्रिया, मल्टीपल रेस्पॉन्स का नियम, ये सेकेंडरी लॉ माना जाता है। थॉर्नडाइक के अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किस जीव का उपयोग किया गया था? इस तरीके के प्रश्न पहले बनते थे, अब नहीं बनेंगे। तो कल जब आप मेरे साथ टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अभी तो मैंने वो कराए हैं आपको, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अच्छे तरीके से आपके दिमाग में चीजें रिकॉल हो, और आप ये भी समझ पाओ कि इस तरीके के क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहे। कल हम टॉपिक वाइज अपना जो टॉपिक करेंगे वो 3 करेंगे जो उस दिन रहे थे। एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, मापन और मूल्यांकन, उनको हम करते हुए चलेंगे। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलव का विषयी कौन था? कुत्ता था। चूहा किसके में था? स्किनर के में था। कोहलर का विषयी कौन था? तो आप कहेंगे चिंपांजी था। कोहलर के प्रयोग में कौन था? चिंपांजी था। आगे बढ़े।
पावलव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में लार आना कौन सी अनुक्रिया है? अब देखिए इन्होंने क्लियर नहीं किया कि लार घंटी पर आ रही है कि भोजन पे आ रही है, आपसे नॉर्मली पूछा है। तो लार आना कौन सी अनुक्रिया है, सोच समझ कर बताना। जनरल बेसिस पे आपको बताना है लार आना कौन सी प्रक्रिया है। अस्वाभाविक यानी कंडीशनड, अस्वाभाविक होगी तो इसका मतलब कंडीशन अप्लाई है ना, या आर्टिफिशियल रेस्पॉन्स है, स्वाभाविक है या स्लो रेस्पॉन्स है। तो बताइए कौन सी अनुक्रिया है? तो लार अनुक्रिया है जो भोजन या घंटी को सुनने के बाद आती है। तो बताएंगे बिल्कुल, क्या कहोगे? नेचुरल। क्या है? नेचुरल। क्योंकि अगर विशेष तौर पर हमसे पूछा जाता घंटी के बाद लार आना क्या है, घंटी के बाद पूछा ही नहीं है हमसे। यहाँ अंग्रेजी में अगर हम देखें तो फूड के बाद लार पूछ रहा है। तो फूड क्या था हमें पता है, मैंने आपको बताया कि भोजन को हम मानते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो आपसे पूछ रहे हैं फूड के बाद लार क्या है, तो भोजन पर लार दुनिया का हर कुत्ता टपकाता है बेटा, भोजन पर लार दुनिया का हर कुत्ता टपकाता है, तो यूसीआर हो जाएगी। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है? तो बताइए अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो देखिए ये सिद्धांत लाने वाले कौन थे? कोहलर। और कोहलर हो गए, कोफका हो गए, कुर्ट लेविन हो गए, ये सब शुरुआत में क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट क्या है? तो आप कहेंगे गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। क्या है बेटा जी? तो आप कहेंगे एक जर्मन शब्द है। इस जर्मन शब्द का मतलब होता है समग्र या होल। क्या होता है? समग्र या होल होता है, जिसको हम संपूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? जिसको हम संपूर्ण भी कहते हैं। अच्छा, गेस्टाल्टवाद के जनक अगर मैं पूछूं तो जनक कौन है? तो आप कहेंगे मैक्स वर्दीमर। कौन है? मैक्स वर्दीमर इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, व्यवहारवाद के जनक अगर मैं कहूं, व्यवहारवाद के जनक हम वॉटसन को मानते हैं। किसको मानते हैं बेटा जी? वॉटसन को मानते हैं। ठीक है ना। रचनावाद के जनक हम टिचनर को मानते हैं, विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर। मनोविश्लेषणवाद के जनक हम सिगमंड फ्राइड को मानते हैं। किसको मानते हैं? सिगमंड फ्राइड को मानते हैं। आज जीन पियाजे के अकॉर्डिंग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जल्दी से बताएंगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, हाँ बिल्कुल गुड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की समय अवधि क्या है? घबराना नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत बेहतरीन करोगे। तो जब हम बात करते हैं तो जीन पियाजे साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया? पहले तो सिद्धांत का नाम बताएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिसके अंदर मूर्त चीजों पर या ठोस चीजों पर बच्चा लॉजिक लगाता है। ये एज क्या रहेगी? 7 से लेकर 11। 0 से 2 साल तक कौन सी स्टेज होती है? तो आप कहोगे संवेदी पेशी होती है। 2 से लेकर 7 साल में क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। 11 से लेकर 15 साल में आप जो होते हो उसको औपचारिक संक्रियात्मक आप अवस्था बोलते हो। क्या बोलते हो गुड्डा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हम उसको बोलते हैं। अच्छा साहब, अब इन स्टेजेस के कुछ बेसिक विशेषताएं अगर आपसे पूछा जाए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं, तो मैं मूर्त की बात कर रही हूं बेटा जी। तो मूर्त में आप संरक्षण यानी कंजर्वेशन सीख जाते हैं, कि बच्चा जान जाता है कि वो चीजों को पलट के देख सकता है, उसकी मात्रा बदलेगी नहीं, शेप बदलेगा, साइज बदलेगा। संरक्षण में 2 चीजें शामिल हैं, पलटावीकरण, बच्चा चीजों को पलटना जान चुका है, और विकेंद्रीकरण, वो चीजों के एक से ज्यादा पहलू पर फोकस भी करता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन इसके अंदर आता है। डिसेंट्रलाइजेशन और रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावीकरण क्या आती है? रिवर्सिबिलिटी भी इसके अंदर आती है, रिवर्सिबिलिटी भी इसके अंदर आती है। संरक्षण के बाद अगर हम बात करें, संरक्षण के बाद अगर हम बिल्कुल संरक्षण के बाद बच्चा सकर्मक अनुमान यानी मूर्त चीजों में संबंध बताने लगता है।
सकर्मक अनुमान को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, क्योंकि मुझे याद है जब मैं तुम्हें कंटेंट की क्लास करा रही थी तो इसमें तुम कंफ्यूज हुए थे, तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस यानी क्या होता है? सकर्मक अनुमान, दो चीजों के बीच के संबंध को देखकर दूसरी चीजों के साथ, तीसरी चीज के साथ अनुमान बताना। इसके अलावा क्रमबद्ध तरीके से रखता है, क्रमबद्ध तरीके से रखता है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करना बच्चा सीख जाता है, ऐसी तमाम चीजें बच्चा सीख जाता है। फिर यही बच्चा गुड्डा, अगर मैं बात करूं 0 से लेके 2 साल का होता है, ये बच्चा जब 0 से लेके 2 साल का होता है तो इसकी 2-3 चीजें हैं कि ये वस्तु स्थायित्व सीख जाता है और नकल करना सीख जाता है, और क्या करना? अनुकरण यानी नकल करना सीखता है, यानी विलंबित अनुकरण, अपने बड़ों की नकल करना। 2 से लेके 7 साल में ये सहज अनुमान लगाता है, यानी अपने अनुभव के आधार पर बकलोली भरी बातें बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? सहज अनुमान को क्या बोलते हैं बेटा जी? सहज अनुमान को क्या बोलते हैं? सहज अनुमान लगाता है बच्चा, है ना। हाँ, जिसे आप पारगमन भी बोलते हो। क्या कहते हैं? पारगमन भी ये करने लगता है। और संरक्षण में ही मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल डिक्लेज भी आता है, और संरक्षण के अंदर ही आपका, ये तो बता दिए सकर्मक अनुमान, हॉरिजॉन्टल डिक्लेज भी आता है। चलिए, बहुत है, जगह पूरी भर गई। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये कंसेप्ट किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पाड़, है ना, आलंबन, पाड़ आलंबन, या आपसे पूछे कि इसके फोल्डिंग शब्द सबसे पहले किसने दिया? पाड़ आलंबन या इसके फोल्डिंग शब्द सबसे पहले किसने दिया? ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो ये आप क्या जवाब दोगे? सबसे पहले किसने दिया? तो जवाब आपका ब्रूनर रहेगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो देखिए, वैसे तो कायदे में मैंने आपको बताया है कि स्कीमा शब्द केवल सबसे पहले वाइगोत्स्की ने इस्तेमाल नहीं किया था। स्कीमा शब्द सबसे पहले वाइगोत्स्की साहब का नहीं था, ये स्कीमा शब्द वाइगोत्स्की का ओरिजिनल नहीं है। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने दिया, तो आप जाहिर सी बात है, जब ऑप्शन में और दूसरा व्यक्ति नहीं है तो आप क्या लगाओगे? प्याजे ही लगाओगे। अधिगम की गति मंद होने के कारण लर्निंग में बनने वाले पठार का मुख्य कारण क्या है? तो बताइए मुझे, लर्निंग में जो पठार बन रहा है उसका कारण क्या है? कि आप मैच्योर हो गए इसलिए, आप मोटिवेटेड हो गए इसलिए, आपको पुरस्कार मिला इसलिए, या आप थक गए इसलिए? तो जाहिर सी बात है, अगर आपको पुरस्कार मिले, मोटिवेशन मिले, या मैच्योरिटी, इससे तो आप लर्निंग में आपके पठार नहीं बनेगा, बल्कि आपके क्या होगा? फायदा ही फायदा होगा। क्या होगा गुड्डा? फायदा ही फायदा होगा आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ो। किस लर्निंग वक्र को सकारात्मक त्वरित वक्र भी कहा जाता है? भैया अब देखो, इसीलिए मैंने सारे नाम याद कराए थे, अब दिमाग लगाओ। सकारात्मक त्वरित वक्र, सकारात्मक त्वरित वक्र भी कहा जाता है, जल्दी बताओ भाई साहब। ये आंधी तूफान सब शाम में ही आने होते हैं, है ना, कि आदमी पढ़ा न पाए, गर्मी में मर के ही रह जाए। तो बताएंगे किस लर्निंग कर्व को, है ना, पॉजिटिव और एक्सेलरेटेड, मतलब जुप करके लर्निंग हो रही है, तेजी से हो रही है, जुप करके लर्निंग हो रही है, तेजी से लर्निंग हो रही है। बताइए बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बता रहे हो भाई साहब, घबराओ मत। अरे ये कौन है? ये पकड़ना यार उसको, एक बच्चा था, कौन था? कहाँ गया, कहाँ गया? भाग गया भाई, नहीं पकड़ में आया। किसको कहते हैं? सकारात्मक है तो पेट नहीं निकला, कौन की? तो पेट नहीं निकला। और कॉन्वेक्स है कि पेट निकल गया है, तो इसका मतलब क्या है? लर्निंग की गति पहले तेज थी फिर धीमी हो गई। और इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है तो पेट नहीं निकला, कॉनकेव, इसको हम वर्धन भी बोलते हैं, वर्धन भी बोलते हैं। ठीक है साहब। आगे बढ़ेंगे बेटा। अडोलसेंस किताब किसने लिखी? तो सबको पता है कि अमेरिका में किशोर आंदोलन के जनक भी यही माने जाते हैं। क्या कहेंगे? अमेरिका में किशोर आंदोलन के जनक, अमेरिका में आप क्या कहोगे? किशोर आंदोलन के, इन्हें क्या कहोगे? किशोर आंदोलन के जनक कहोगे। किन्हें कहोगे बेटा जी?
तो आप कहोगे आप जनक किनको बोलते हो? आप जनक बोलते हो स्टैनले हॉल को, जिन्होंने कहा किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरलॉक के अकॉर्डिंग नवजात शिशु की वास्तविक जीवन अवधि कितनी है? नवजात शिशु की हरलॉक के अकॉर्डिंग अवधि कैसी है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो हरलॉक के अकॉर्डिंग कितनी है ना, नवजात शिशु की वास्तविक अवधि कितनी है? जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, वास्तविक अवधि बताएंगे साहब, वास्तविक अवधि आराम से बनाएं, बताएंगे। हरलॉक नवजात शिशु किसको मानती है? मैडम हरलॉक। यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि मैडम हरलॉक के अकॉर्डिंग इन्फेंसी का मतलब है 0 से, जन्म से लेकर 2 हफ्ते का समय, जन्म से लेकर 2 हफ्ते का समय, नहीं 2 से 5 भी नहीं। मैडम हरलॉक के अकॉर्डिंग इन्फेंसी का मतलब है जन्म से लेकर 2 सप्ताह का समय। इसीलिए इस वर्गीकरण को सबसे कम माना जाता है, और सबसे ज्यादा जिसके वर्गीकरण को माना जाता है वो कौन है? रॉस के वर्गीकरण को। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जन्म से लेकर 2 सप्ताह के बच्चे को नवजात शिशु कहा, नियोनेट जिसे कई बार शब्द बोल दिया जाता है, नवजात शिशु कहा हरलॉक मैडम ने। थॉर्नडाइक ने वर्ष 1930 में अपने किस मुख्य नियम को बाद में संशोधित किया था? थॉर्नडाइक ने 1930 में अपने किस मुख्य नियम को बाद में थोड़ा सा संशोधित किया था? बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, थोड़ा सा जिसमें संशोधन किया। और मैं हिंट दे देती हूँ, मैं हिंट दे देती हूँ, पहले तुम बताओ फिर मैं तुम्हें हिंट देती हूँ। हाँ बताओ बताओ, तुक्का ही मारो। हाँ मुझे भी पूरा भरोसा था, मोस्टली अभ्यास का नियम बताओगे। ये तुम्हें लग रहा है अभ्यास में 2 यूज और डिसयूज इस बंदे ने जोड़े होंगे। 1930 में दिया है ना। मैं थोड़ा हिंट देती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम पुरस्कार दोगे, है ना, क्या कहा? अगर तुम पुरस्कार दोगे, देखो अभी भी जवाब देने लग रहे हैं सही में, कि अगर तुम, हाँ अगर तुम पुरस्कार दोगे तो आप उस लर्निंग को मजबूत कर दोगे, और अगर तुम दंड दोगे तो आप उस लर्निंग को क्या कर दोगे? खत्म कर दोगे। ठीक है ना, ये वाली बात उन्होंने कही थी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, प्रभाव का नियम। अरे शाबाश, मोस्टली अब तो बच्चों ने सही से बता दिया, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या कहा? प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम संशोधित किया था कि भैया पुरस्कार दोगे तो थोड़ा सा लर्निंग और बेहतर हो जाएगी। हालांकि दंड देने से लर्निंग ज्यादा कमजोर नहीं होती, गलत आदतों के बारे में। सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के अकॉर्डिंग अचेतन मन का भाग कितना है? तो देखिए सिगमंड फ्राइड साहब ने एक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के ही 3 भाग हैं, इस सिद्धांत के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जिसे हम कहते हैं स्थलाकृति सिद्धांत, स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी थ्योरी, स्थलाकृति सिद्धांत यानी टोपोग्राफी थ्योरी, जिसमें माना गया कि जो हमारा क्या है बेटा, जो हमारा दिमाग है वो किसकी तरह है? एक, उसकी आकृति एक बर्फ की चट्टान की तरह है। इसी को हम बर्फ की चट्टान वाला सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। दिमाग की तुलना किससे की गई है? बर्फ की चट्टान से मस्तिष्क की तुलना कर दी गई है। किससे? बर्फ की चट्टान से मस्तिष्क की क्या की गई? तुलना। तो इसके अंदर अचेतन भाग उन्होंने बताया कि 9/10 भाग अचेतन है, और चेतन भाग यानी कॉन्शियस ब्रेन जो है हमारा, कॉन्शियस ब्रेन जो है हमारा, वो केवल 1/10 है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास किस लेवल के अंतर्गत आता है? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास किस लेवल के अंतर्गत आता है? अच्छा लड़का, है ना। हाँ सुनाइए सुनाइए, क्या बात है बेटा जी? क्या बात है, कौन सी बात सुना रही है मुझे गुड़िया मेरी? हाँ जी बताइए। प्लीज 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 मैम, आई हैव टू, सोचती हूँ, हाँ सोचती हूँ सुपर टेट का बैच कब से चलेगा? नहीं बेटा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा गुड़िया, ये इस बात पर डिपेंड करेगा सुपर टेट का न्यू बैच कि आपका नोटिफिकेशन कब आ रहा है ना। तो नया बैच बिल्कुल अब नोटिफिकेशन पे ही लाया जाएगा, है ना। तो अभी क्या मामला है,
अभी ये मामला है कि अगर आप अभी लेंगे तो जैसा मेरा टीचिंग स्किल वाला, इसके एग्जाम के यूपीटेट के खत्म होने के बाद मैं कराऊंगी, कुछ टीचर्स का और भी रह गया है वो भी कराएंगे, तो आपके पास एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप एक अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। और अगर आप बिल्कुल उसी समय पे तत्पर रहे हैं कि नहीं साहब हम जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा तब हम लेंगे, तो मैं कह नहीं सकती कितना समय सरकार देगी, और हो सकता है तब हम उसमें 1 या 2 सब्जेक्ट ही लाइव कराएं और बाकी हमें रिकॉर्डेड देने पड़े, क्योंकि समय के ऊपर डिपेंड करता है ना। इसीलिए मैंने कहा है कि समय से अपनी पढ़ाई उस तरफ शुरू कर देना। आ जाइए, गुड बॉय गुड गर्ल, जब हम टोटली समाज पर डिपेंड हो जाते हैं, कन्वेंशनल लेवल, जहां हमारी नैतिकता किस पर डिपेंड करती है, हम कहते हैं जहां हमारी नैतिकता समाज पर डिपेंड करती है, गुड्डा किस पर, समाज पर डिपेंड, और समाज तय करता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं, एक तो गुड बॉय गुड गर्ल है ना, एक तो क्या है गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज है, और दूसरी स्टेज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था की अवस्था, यानी कुछ भी हो जाए हम समाज के नियमों को नहीं तोड़ेंगे, सोशल ऑर्डर की स्टेज हम इसे कहते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर कितने सब स्टेजेस हैं और उनके नाम भी बताने हैं, और हर एक से जुड़ा हुआ कौन सा बिहेवियर होता है ये भी बताना। मर गए, हाय हाय गम्मी, हाय गर्मी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बेटा जी। हाँ, सामाजिक व्यवस्था की अवस्था, जिसे हम कानून और नियम की अवस्था भी कह देते हैं, चौथी स्टेज को, तो बताएंगे बेटा जी 6। बहुत बढ़िया, 6 के नाम बताते चलने हैं, और हर स्टेज की मैंने आपको विशेषता बताई है, हर स्टेज की मैंने आपको क्या बताई है गुड्डा, विशेषता। तो 1-2 मिनट में हम याद करें। सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन की स्टेज, प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था है ना, तो 0 से लेकर 30 दिन 30 डेज की अवस्था मानी जाती है। फिर उसके बाद आती है प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। क्या आती है, प्राथमिक और वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, यानी प्राइमरी सर्कुलर स्टेज, प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था जिसको हम कहते हैं, यानी प्राइमरी सर्कुलर स्टेज हम इसको कहते हैं। तो ये प्राइमरी सर्कुलर स्टेज कब से कब तक जाती है बेटा जी, तो 1 महीने से लेकर 4th मंथ तक जाती है। कब तक जाती है, 1 से 4th मंथ। फिर आती है हमारी द्वितीयक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, है ना, ये कब से कब तक जाती है, 4 से लेकर 8 महीने तक जाती है। फिर द्वितीयक का मतलब सेकेंडरी, तो आती है सेकेंडरी या गौण स्कीमेटा की अवस्था, गौण स्कीमेटा की अवस्था, गौण स्कीमेटा की अवस्था, तो ये कब से कब तक जाती है, 8 से लेकर 12 महीने तक जाती है। ठीक, तो 4 अवस्थाएं 1 साल तक हो गई। फिर आती है हमारी तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, सेकेंडरी के बाद 3rd आता है, तो तृतीय और वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कब से कब तक चलती है बेटा, 12 से लेकर 18 माह तक चलती है। फिर आती है मानसिक संयोग, यानी मानसिक संयोग की अवस्था, यानी आप अपने दिमाग को लगाकर कुछ नई चीजों का निर्माण करते हो, ठीक है ना, तो 18 महीने से लेकर 24 महीने। अब देखो हर स्टेज में क्या विशेषता होती है ये और देख लो, कहीं बाई चांस आपसे पूछ लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मानसिक संयोग की अवस्था में बच्चा क्या सीखता है, तो कहना दीदी बच्चा वस्तु स्थायित्व सीखता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में बच्चा क्या सीखता है, तो कहना कि दीदी बच्चा ट्रायल और एरर मेथड से चीजों को फेंक फेंक कर तोड़ तोड़ कर सीखता है, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखना। गौण स्कीमेटा, स्कीमा बना रहा है, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार सीखता है। क्या सीखता है, तो आप कहोगे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार सीखता है, ठीक है ना। द्वितीय प्रतिवर्ती क्रियाओं में चूसना मेन रिफ्लेक्स है, इसमें और ज्यादा प्रॉपर तरीके से अपनी प्रतिवर्ती क्रिया करता है। और द्वितीयक के अंदर द्वितीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं में बच्चा अपने शरीर से ध्यान हटाकर अन्य चीजों को उलटना पलटना इन सब चीजों पर ध्यान देता है, चीजों को उलटना पलटना इन पर ध्यान देता है,
ठीक है ना, आगे बढ़ो। क्रिएटिविटी के मापन के लिए टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग किस वर्ष पारित किया गया? ईयर मैंने आपको एक बार पहले भी कराया है, इसलिए इस क्वेश्चन को ले आई, वरना आपसे ये पूछने की जगह एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि बताइए साहब टॉरेंस का टेस्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। कब आया? 1966 में आया। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टॉरेंस ने क्रिएटिविटी के 4 तत्व बताए हैं। टॉरेंस ने कौन कौन से? एक कहोगे प्रवाहिता, यानी आइडियाज में क्या होनी चाहिए? फ्लुएंसी, खूब सारे आइडियाज आए। दूसरा, आइडियाज में क्या होनी चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए बेटा जी? ओरिजिनलिटी, मौलिकता होनी चाहिए। आइडियाज में क्या होनी चाहिए? तो आप कहेंगे आइडियाज में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। और ये स्पेलिंग ही गड़बड़ हो गई, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। और अंत में आप कहेंगे कि वो अपने आइडियाज को इलेबोरेट कर सके, विस्तारण यानी इलेबोरेशन होना चाहिए। याद आ रहा होगा, टॉरेंस ने दिए हैं 4 तत्व। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जिन्होंने कहा सबसे ऊपर जी फैक्टर आता है, उस जी फैक्टर को आप 2 भागों में बांटते हो, एक VED वर्बल और एजुकेशनल और K और M, और सबसे एंड में आपकी S बुद्धि आती है, सबसे एंड में आपका S फैक्टर आता है। तो ये पदानुक्रम, ये हायरार्की होती है कि बुद्धि का कौन सा फैक्टर कहाँ आएगा। तो क्या कहोगे? फिलिप बर्नन ने कहा। जेपी गिलफर्ड ने बुद्धि का 3D मॉडल, जिसको हम 3D मॉडल या त्रिविमीय, 3 विमाओं का त्रिविमीय मॉडल या बुद्धि संरचना का सिद्धांत कहते हैं, या क्या कहते हैं, या जिसे हम बुद्धि संरचना का सिद्धांत कहते हैं। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर और 3 फैक्टर थ्योरी दी, 2 फैक्टर और बाद में 3 फैक्टर थ्योरी दी। थर्स्टन कौन है? धक्का भैया, थर्स्टन धक्का भैया, यानी इन्होंने ग्रुप फैक्टर, समूह कारक सिद्धांत दिया। ग्रुप फैक्टर यानी थर्स्टन ने क्या दिया? समूह कारक सिद्धांत दिया, जिसमें थर्स्टन ये कहते हैं कि 7 तरीके की PMA प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं। आगे बढ़े। लर्निंग का प्रसिद्ध साइन लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो बताओ जल्दी, साइन लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? बहुत बढ़िया जवाब दो। हाँ, बहुत सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताएंगे? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, टॉलमैन। कौन है? टॉलमैन है, एडवर्ड टॉलमैन, जिन्होंने चिन्ह सिद्धांत, जिसे गुप्त अप्रत्यक्ष, जिसे क्या कहते हैं? गुप्त अप्रत्यक्ष अव्यक्त या लेटेंट लर्निंग भी हम बोलते हैं, लेटेंट लर्निंग भी हम बोलते हैं, जिसे हम संज्ञानात्मक नक्शा सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं गुड्डा? कि हम जो भी चीजें सीखते हैं उसका हमारे दिमाग में कॉग्निटिव मैपिंग हो जाती है। टॉलमैन को उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जनक, क्योंकि टॉलमैन ये मानते हैं, है ना, क्या मानते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि भैया टॉलमैन ये मानते हैं कि कोई भी क्रिया हम सीख चुके होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, जब वो हमारे उद्देश्य से मैच करती है तब हमें पता लगता है कि हम इसको सीख गए हैं। क्लार्क हल के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? तो कहोगे ड्राइव रिडक्शन, यानी चालक न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हम कहते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, इन्हों के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे गुड्डा जी। द पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, ये किताब किसकी है? देखिए BF स्किनर की किताब तो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बड़ी फेमस किताब है जो पूछी जाती है। BF स्किनर की किताब है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये उनकी किताब है। EL थॉर्नडाइक की फेमस किताब है, एक तो एनिमल इंटेलिजेंस, जिससे क्वेश्चन आपके में बनता ही बनता है, एनिमल इंटेलिजेंस, और दूसरी किताब है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसकी वजह से आप थॉर्नडाइक को क्या मानते हो? शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक मानते हो। ठीक साहब, तो क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? पर्पसिव बिहेवियर
उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की बात करने वाले कौन है? उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की बात करने वाले कौन है? एडवर्ड टॉलमैन। सबका गलत है, सबका गलत है। ये थॉर्नडाइक ने तो कभी नहीं दिया, बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी बात आ जाए। क्लार्क हल का जो सबलीकरण का सिद्धांत, जिसे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं, जिसे कि आप क्रमबद्ध या गणितीय सिद्धांत भी कहते हो, क्लार्क हल के सिद्धांत को हम क्रमबद्ध सिद्धांत, हम क्या किस किस नाम से जानते हैं? क्रमबद्ध सिद्धांत या गणितीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी बताया था पढ़ाते समय कि क्लार्क हल साहब ने जब ये सूत्र दिए थे तो उन्होंने कई सारी मैथ्स की थ्योरम्स का प्रयोग किया था। तो कितनी थ्योरम्स थी? 17। सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा किसके सिद्धांत में गणित का इस्तेमाल हुआ था, तो याद रखना क्लार्क हल। 17 का खतरा। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में CS यानी घंटी, अस्वाभाविक उद्दीपक, और UCS यानी भोजन के बीच मैक्सिमम समय अंतराल कितना होना चाहिए? CS क्या है बेटा? घंटी है। UCS क्या है? तो आप कहोगे UCS क्या है? भोजन। इनके बीच मैक्सिमम कितना अंतराल होना चाहिए? मैक्सिमम कितना अंतराल होना चाहिए? मैक्सिमम, इष्टतम समय अंतराल, मतलब सबसे अच्छा, ऑप्टिमल टाइम, मतलब सबसे अच्छा समय अंतराल कितना है? इष्टतम का मतलब जिससे अच्छा बॉन्ड बनेगा। आपसे ये पूछना चाह रहे हैं जिससे मतलब बॉन्ड अच्छा बनेगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। 0.5 सेकंड का, 0.5 सेकंड का है ना मामला है। इष्टतम मतलब जिसमें सबसे अच्छा बॉन्ड बन सकता है। इष्टतम का मतलब ये मत मानना, इष्टतम का मतलब ये मत मानना कि अधिकतम कितना समय हो सकता है। यहाँ इष्टतम का मतलब ये है जिसमें सबसे अच्छा बॉन्ड बनेगा, है ना, बेस्ट। आ जाओ। थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की कुल कितनी संख्या है? तो प्राथमिक, थर्स्टन ने बुद्धि का क्या दिया? समूह कारक सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने कहा हर व्यक्ति के अंदर कुछ मानसिक योग्यताएं होती हैं। कितनी? बताओ जल्दी। 9, 5, 7, 11, कितनी मानसिक योग्यताएं होती हैं? बहुत बढ़िया, 7। क्या कोड है? SNVWMRP। S का मतलब स्पैटियल, हर व्यक्ति के अंदर स्थानिक यानी जगह को देखकर बेसिक उनकी दिमाग में नक्शा बनने वाली क्षमता होती है। N का मतलब नंबर, है ना, संख्याओं का हर व्यक्ति थोड़ा बहुत कर ही लेता है। वर्बल, बोलने की क्षमता। वर्ड, शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता। मेमोरी, सबके दिमाग में थोड़ी थोड़ी तो याददाश्त होती है। R, रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता सबके पास होती है ना। और P का मतलब परसेप्शन, यानी चीजों को देखकर उनके बारे में विचार करने की योग्यता। बिना भाषा के प्रयोग वाले बुद्धि परीक्षण को क्या कहोगे? यानी जिसमें भाषा नहीं है, उन बुद्धि परीक्षण को क्या कहेंगे? नॉन वर्बल परफॉर्मेंस, शाब्दिक, सामूहिक या व्यक्तिगत? तो जाहिर सी बात है जिसमें शब्द नहीं है उन्हें नॉन वर्बल या क्या कहेंगे? संस्कृति मुक्त परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? संस्कृति मुक्त। संस्कृति मुक्त यानी कल्चर फ्री टेस्ट भी आप इनको बोलते हो। क्या बोलते हो? कल्चर फ्री टेस्ट भी आप इनको बोलते हो। आगे बढ़ेंगे। वंशानुक्रम की जीव सांख्यिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीव सांख्यिकी कह लो, अंग्रेजी में बायोमेट्रिक कह लो गुड्डा। इसके प्रतिपादक कौन है? जो ये कहते हैं कि हमें माता पिता से तो केवल 50% मिलता है ना, ठीक है ना, और दादा दादी से 25-25, दादा दादी 25-25% इनसे, फिर परदादा परदादी, नाना नानी, इनसे 12.5, फिर पर दादा पर नानी 7.5, ऐसे करके बताते चलते हैं। तो ये कौन है? तो आप कहेंगे ये फ्रांसिस गाल्टन है। लेमार्क ने अर्जित गुण जो हम सीखते हैं उनके संक्रमण का नियम दिया। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम दिया है, संक्रमण का। और बताइए यही अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? वो भी मौजूद है। तो बताइए जल्दी, अनुवांशिकी के जनक हम किनको कहते हैं? अनुवांशिकी के जनक हम किनको कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, बताओ गुड्डा, अनुवांशिकी के जनक हम किसको कहते हैं? पैर ठीक ही है बेटा, कोई नहीं, हेयरलाइन फ्रैक्चर था, गर्म पट्टी बांध बांध के काम, और वो तुम्हारा जो था वो कच्चे प्लास्टर में काम कर लिया था। हाँ ठीक ही है, समझो ठीक ही है। जब कोई दिक्कत होगी मैं खुद बताऊंगी तुम्हें, घबराओ। बहुत बढ़िया। ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। अभी तुम्हारा दिमाग इस बात पे लगना ही नहीं चाहिए,
है ना, कि दीदी के पैर में लगी हुई है कि क्या है। तुम्हें कभी भी मेरे को देख के लगता है मेरे पैर में लगी हुई है? तुम्हें ये लगता होगा कि कितने आसानी से घूम लेती हैं ये, ठीक है ना। बिल्कुल सोचना ही नहीं, एकदम कोई परेशान नहीं, इस पे सोचना ही नहीं, इस पे बाद में सोचेंगे। मैं खुद नहीं सोच रही, तुम क्यों सोचते हो? बिल्कुल नहीं सोचना। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में चिन्हात्मक या प्रतीकात्मक, देख रहे हो, देख रहे हो बाबू, नालायकों ने चिन्हात्मक पूछ लेंगे, प्रतीकात्मक पूछ लेंगे, इसीलिए मैंने अंग्रेजी में याद कराई थी। क्या कराई थी? इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक और तीसरी क्या थी? सिंबॉलिक। तीसरी क्या थी बेटा? सिंबॉलिक। तो देखो आइकॉनिक अवस्था की एज कौन सी है? आइकॉनिक अवस्था की एज कितनी होगी? आइकॉनिक की एज कितनी होगी? इनएक्टिव की जनरली हम मानते हैं 0 से लेकर कितनी? 3 साल, 0 से लेकर 2 वर्ष मान लो, ठीक है ना। आइकॉनिक की स्टेज, आइकॉनिक स्टेज क्या है? चिन्हात्मक या प्रतीकात्मक, या आइकॉनिक स्टेज हमसे पूछ रहा है। तो क्या मानेंगे हम? कहां से लेके कहां तक मानेंगे? कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक लग रहा है? अच्छे से बुद्धि का प्रयोग करना। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन माय डियर फ्रेंड, बट दिस क्वेश्चन इज ऑफ अच्छा 1 से लेकर 7, तो इनएक्टिव की तो कोई फिर माना ही नहीं उसने। अगर तुम सारे 1 से लेकर 7 इसको मान रहे हो, तो मुझे ये बताओ फिर इसको आप क्या मानोगे? फिर वो कहां से मानोगे? फिर उसको कहां से लोगे? पक्का सब सी ले रहे हो, 1 से लेकर 7 ले रहे हो। कायदे में 1 से 7 नहीं माना जाना चाहिए, कायदे में यहाँ पे होना चाहिए कितना? 3 से 7, ठीक है ना। तो हम इसको सही कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से फिर हमें यही लेना पड़ता, क्योंकि आइकॉनिक स्टेज 7 साल तक है, आइकॉनिक स्टेज 7 साल तक है, और 7 से 15 में उसकी सिंबॉलिक स्टेज है, जिसमें प्याजे के मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक दोनों शामिल होते हैं, ठीक है ना। ये प्याजे की किसके बराबर है? तो आप कहोगे ये प्याजे की संवेदी पेशी के बराबर है, और आइकॉनिक किसके बराबर है? तो आप कहोगे प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक के बराबर है, ठीक है ना। और ये सॉरी, हाय हाय मैं मर जाऊं, पूर्व संक्रियात्मक के बराबर है। किसके बराबर है गुड्डा? पूर्व। और ये किसके बराबर है? मूर्त और अमूर्त के, मूर्त और प्याजे के अमूर्त संक्रियात्मक के। आगे बढ़ो। अधिगम के ट्रांसफर का 2 फैक्टर सिद्धांत किसने दिया? किसने लर्निंग ट्रांसफर में भी 2 फैक्टर थ्योरी दी? अरे तुम सही हो। मैंने क्या कहा? जब तुम्हारी तैयारी अच्छी है, तुम खुद पे कॉन्फिडेंट हो, तो कितना भी मैं तुम्हें खड़े होके बोलूं कि अरे दिमाग नहीं लगाया बेटा तुमने, तुम डटे रहना, तुम खुद को 4 लॉजिक देना, मुझे भी लॉजिक देना कि दीदी ये देखो ना, इस वजह से हम इसे लगा रहे हैं। देखो लॉजिक के साथ दिया गया, तर्क के साथ दिया गया, है ना, अनुमान कभी गलत नहीं माना जाता, क्योंकि वो सहज अनुमान नहीं, सकर्मक अनुमान हो जाता है। बताओ जल्दी जी बताओ, कौन? चार्ल्स स्पीयर ने। थॉर्नडाइक ने समान तत्वों के ट्रांसफर का सिद्धांत दिया। इसका समान तत्वों का ट्रांसफर का सिद्धांत दिया, समान तत्वों का ट्रांसफर का सिद्धांत दिया। चार्ल्स जड ने किसका सिद्धांत दिया? सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया, है ना, ट्रांसफर में सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। और बागले ने आदर्शों के ट्रांसफर का सिद्धांत दिया, आदर्शों का ट्रांसफर। बस बेटा अब इससे ज्यादा मैं नहीं ले पाऊंगी, मेरा तो फैन भी नहीं चल रहा और मैं गर्मी में मर जाऊंगी, ठीक है ना। तो कल मिलेंगे, कल कौन से क्वेश्चन रहेंगे एक बार फिर से बता दूं कि जितने भी बालक बच्चे यहाँ पे मेरे उपस्थित हैं सबको बता दूं, देखो भाई सवेरे चलती है तुम्हारी बढ़िया सी मैराथन, और कल देखो तुम्हारा टॉपिक क्या है। कल तुम्हारा टॉपिक है ये, कल तुम्हारा टॉपिक क्या चलना है? ये चलना है, कल तुम्हारी हिस्ट्री की मैराथन है। शाम को मिलेंगे, कल क्या कराऊंगी? एक तो अधिगम, उससे क्वेश्चंस करा दूंगी, ताकि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अधिगम से आते हैं। फिर थोड़ा सा आपका समावेशी शिक्षा और थोड़ा सा आपका आरटीई और इनसे क्वेश्चंस लेते हुए मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सब पहले ही ले चुकी हूँ, ठीक है ना। तो जबरदस्त एकदम बढ़िया तरीके से हम कहेंगे, है ना। तो कल मिलना कितने बजे? अब 5 बजे की जगह क्लास को 6 बजे कर दिया, ताकि हर टीचर 5 बजे तक तो अपना सिलेबस खत्म कर ही लेगा, और मैं आराम से आके 6 बजे अपने बच्चों को पढ़ा पाऊंगी, कुछ दुख की बात सुन पाऊंगी, कुछ अपनी संप्रेषण बता दीजिएगा। संप्रेषण में कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है, संप्रेषण में सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम बातचीत करते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग क्यों नहीं आ रही? हमने जब अपना स्मृति टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी तो इनकोडिंग शब्द आता है, संप्रेषण चक्र। चलो कल याद दिलाना, कल तुरंत की तुरंत बताऊंगी, ठीक है। ठीक है संदीप, कल याद कर बताना मेरे को एक बार दीदी, है ना, संप्रेषण चक्र बताओ, ठीक है। बाय, ध्यान रखेंगे अपना।